हेलो स्टूडेंट्स। देखो, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो, एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आई है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसको संशोधित किया गया। इस संशोधन में नेपाल सर्वेक्षण विभाग अर्थात नेपाली सर्वेक्षण डिपार्टमेंट के चीफ सुशील डोंगल ने घोषणा की है कि जो एवरेस्ट की वर्तमान में ऊंचाई है, जो हम लोग जानते हैं 8,848 मीटर से कुछ ज़्यादा हो चुकी है, अर्थात 8,848.86 मीटर हो चुकी है। तो माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से पुकारा जाता है, तिब्बत में अर्थात चीन में चोमोलुंगमा के नाम से पुकारा जाता है। तो ये माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है, किस प्रकार से, ये हम सत्यापित करेंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ चुकी है। तो देखो, ये विश्व का सर्वोच्च बिंदु है। अगर ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का एक निरपेक्ष निर्विवाद सर्वोच्च बिंदु है, जो महान हिमालय का भाग है। अब ये महान हिमालय के साथ साथ जो हिमालय की अन्य श्रेणियां हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये प्राचीन कालीन टेथिस साकर में वलन की प्रक्रिया के कारण निर्मित हुई। तो इनकी एग्जैक्ट स्थिति को हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से कहाँ है और इसकी स्थिति क्या है। तो देखो, ये अपना भारत है और यहाँ ये हम लेते हैं काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर की पहाड़ियाँ। ये जो सीरीज है ये है ट्रांस हिमालय। ये पोर्शन जो है इसको हम ट्रांस हिमालय का नाम देते हैं। दोनों को मिलाकर ये क्या बना, ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय है। क्लियर। इसके बाद जो ये क्षेत्र हमारे पास है, कहने का तात्पर्य हिमालयी क्षेत्र में ये नंगा पर्वत से लेते हुए उत्तराखंड, नेपाल से होते हुए, ये भूटान से होते हुए नमचा बरवा अर्थात ब्रह्मपुत्र गार्ज तक जाता है। ये है ग्रेट हिमालय। ये सेक्शन क्या है, ये ग्रेट हिमालय है। ये है ग्रेट हिमालय और इसके ठीक दक्षिण में ये विखंडित अवस्था में मिडिल हिमालय है। मिडिल हिमालय को अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं। ये पीर पंजाल है। पीर पंजाल कहाँ बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद ये धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नाग टिबा और मसूरी कुमाऊं रेंज उत्तराखंड में, देन महाभारत रेंज के नाम से मध्य हिमालय जाना जाता है नेपाल में, सिक्किम में डोकिया के नाम से जानते हैं और भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से। फिर इसके दक्षिण में दूसरी श्रेणी है जिसको हम नाम देंगे शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक भी विखंडित अवस्था में है। ये शिवालिक को जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स के नाम से पुकारते हैं। फिर उत्तरी पंजाब में किराना, फिर इसके बाद जो मेन शिवालिक है उत्तराखंड, और इसके बाद उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर इसको हम नाम देते हैं चूड़िया हिल्स। बिहार नेपाल की सीमा पर क्रमशः सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। इसके बाद यहाँ बंगाल द्वार और पुनः इधर जब हम आते हैं तो इसको हम डफला मीरी अबोर के नाम से जानते हैं। ठीक। लेकिन आज का विषय वस्तु क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट महान हिमालय का सर्वोच्च बिंदु है और ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई
पूर्व में हम लोग मानते थे 8,848 मीटर है और ये विश्व का सर्वोच्च बिंदु है। वर्तमान में जो नेपाली गवर्नमेंट ने, वहाँ के सर्वेक्षण विभाग ने जो घोषणा की, जिसमें चीन का सर्वेक्षण विभाग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, और इसकी आज घोषणा कर दी गई कि यह जो एवरेस्ट है 8,848.86 मीटर ऊंचा है, अर्थात इसकी ऊंचाई में 86 सेंटीमीटर की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 86 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। पहले की जो ऊंचाई है 1948 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने तय किया था 1948 में, और तब से ये मान्यता रही है। लेकिन बीच बीच में चीनी सरकार या वहाँ के जो वैज्ञानिक संस्था या सर्वेक्षण विभाग है मान्यता नहीं दिया, और इनकी ऊंचाई में वो विचलन प्रस्तुत करता रहा। लेकिन बहरहाल अब मान लिया, और नेपाली सरकार और वहाँ की सरकार कि जो संबंधित विभाग है उन्होंने मिलकर घोषणा कर दी कि ये ऊंचाई इतनी बढ़ चुकी। अब सवाल ये है कि ऊंचाई बढ़ी क्यों, ऊंचाई बढ़ी क्यों? तो ये संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को जब हम देखते हैं, ट्रांस हिमालय है। इसके बाद हमने क्या देखा, ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, और ये जो अब ग्रीन कलर का और दिखाया ये शिवालिक है, शिवालिक हिमालय। क्लियर? ये संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र दो विवर्तन की प्लेटों अर्थात दो टेक्टोनिक प्लेटों के संक्रमणीय क्षेत्र में विकसित है। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, ये दोनों ही प्लेटें एक दूसरे की ओर स्थानांतरित होते हुए आपस में टकरा रही हैं, और टकराने के पश्चात प्राचीन कालीन टेथिस सागर में वलन की प्रक्रियाओं के द्वारा संपूर्ण हिमालयी तंत्र का निर्माण हुआ, और ये संचलन आज भी हो रहा है। ये किस प्रकार से संचलन हो रहा है इसको आप देखें। देखो, ये आपके पास टेक्टोनिक प्लेट्स आ गई, इसको आप ध्यान से देखें। ये है भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यानी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय विवर्तन की प्लेट, और ये है यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट। ये प्लेट एक दूसरे की ओर कन्वर्जेंट मोशन कर रही है। क्या कर रही हैं? अभिसरण कर रही हैं। और प्लेट विवर्तन के अंतर्गत देखा गया कि प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया कहाँ संपादित होती है? जो मेंटल का बाहरी भाग है, जिसको हम दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, यह अर्ध तरल अवस्था में अत्यधिक तापमान वाला मंडल है, जिसके ऊपर पृथ्वी की भूसतह जिस पर है, और जो क्रस्टल पार्ट है वो विखंडित अवस्था वाला जो भाग है जिसको हम प्लेट कहते हैं, वह विभिन्न दिशाओं में एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं। तो जैसे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो स्थल मंडल और जल मंडल आप देख रहे हो, अर्थात ये जो महाद्वीप है और महासागर हैं, ये क्रस्टल पार्ट हैं। पृथ्वी 3 प्रकार की संकेंद्रीय परतों से बनी है। सबसे अंदर कौन है? कोर है, उसके ऊपर मेंटल है, मेंटल के ऊपर क्या है? क्रस्ट है, और क्रस्ट ही लिथोस्फेरिक पार्ट है। लिथोस्फेरिक पार्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भूपर पट्टी। तो जो ये भूपर पट्टी है विखंडित अवस्था में है। जो क्रस्टल पार्ट है क्या है? डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म। और जो डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म है या जो विखंडित भाग है, ये स्लैब के रूप में है, जैसा कि आप देख रहे हो। और ये स्लैब रूपी प्लेट दुर्बलता मंडल पर विभिन्न दिशाओं में गति कर रही हैं। इसके गति का मूल कारण ये है कि जो ये दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर है, जो अर्धतरल अवस्था में है, इसमें असीमित मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, और रेडियो सक्रिय पदार्थ अपनी स्वभाव के अनुसार सतत रूप से असीमित मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, और यह ऊष्मा समवहनी तरंगों के रूप में बाहर निकलने का प्रयास करती है। और ये जो प्रयास होता है, पृथ्वी एक तरह से इस प्रयास के माध्यम से
ऊर्जा की अभिव्यक्ति करती है और पृथ्वी जो ऊर्जा की अभिव्यक्ति करती है हमारे समक्ष भूकंपीय क्रियाओं और ज्वालामुखी क्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त होता है। अर्थात ज्वालामुखी क्रिया और भूकंपीय क्रिया के माध्यम से पृथ्वी अपनी आंतरिक ऊर्जा का उत्सर्जन करती है और इसके कारण बाहरी प्लेट जो है, भूपरपट्टी का जो विखंडित भाग है जिसे हम प्लेट कहते हैं, अनेक दिशाओं में गति करती है। अब गति की दिशा क्या होगी, ये संवहनी तरंगें निर्धारित करती हैं। और ये निर्धारण कैसे होता है, दुर्बलता मंडल में तापमान प्रवणता की स्थिति इसको क्या करती है, निर्धारित करती है। तो यहां पर कन्वर्जेंट मोशन हुआ। जो भारतीय प्लेट है उत्तर पूर्व की ओर लगातार सतत रूप से सरक रही है और यूरेशियन प्लेट उसके विपरीत दिशा में। जो नवीनतम सूचना है ये बताया गया कि भारतीय प्लेट जो है लगभग 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से इस समय उत्तर पूर्व दिशा में क्या हो रही है, खिसक रही है, और जबकि यूरेशियन प्लेट लगभग 2 सेंटीमीटर। इसके कारण लगातार ये टक्कर चल रही है। अब जब टक्कर चलती है या टक्कर की प्रक्रिया होती है तो जो ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट होती है कम घनत्व वाली प्लेट में छेपित हो जाती है, जैसा कि यूरेशियन प्लेट में भारतीय प्लेट छेपित हो रही है और यहाँ दुर्बलता मंडल में तापमान अधिक होने के कारण ये पिघल जाती है। लेकिन अगर यहाँ दबाव कम हो तो ज्वालामुखी क्रिया भी संपादित हो सकती है। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में तो नहीं, प्राचीन काल में टेथिस सागर था, ये भूसन्नति के रूप में था और इन दोनों प्लेटों के दबाव के कारण यहाँ वलन की प्रक्रिया हुई। वलन की प्रक्रिया हुई और धीरे धीरे ये वलित पर्वत का क्या हुआ, विकास हुआ। अब सवाल ये है कि ये जो महान हिमालय ग्रेट हिमालय आप यहां देख रहे हो, ग्रेट हिमालय का भाग ही क्या है, एवरेस्ट है। तो लगातार जब दोनों प्लेटें आपस में ऐसे जा रही हैं और टकरा रही हैं तो जो उसका पदार्थ है एक तो ऊर्जा में परिवर्तित होगा, पदार्थ हमेशा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और जो बचा हुआ भाग है वो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की तरफ उत्थापित होगा। तो हिमालय आज भी लगातार उत्थपन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। यहाँ पर उत्थपन की प्रक्रिया संपादित हो रही है जिसका प्रमाण एवरेस्ट की ऊंचाई के संदर्भ में दिया गया। और यही नहीं, इसकी शुरुआत कब होती है, आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस कल्प में, जो मीसोजोइक महाकल्प का अंतिम कल्प था, उस समय अफ्रीका से प्रायद्वीपीय भारत का जो वर्तमान में भाग है भारतीय प्लेट के रूप में अलग हुआ 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व और धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर खिसकने लगा। और आज से लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व इस खिसकाव में थोड़ी सी स्थिरता आई। लेकिन जब ये खिसकाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो जैसे सीनोजोइक ईरा आता है उसमें जब इयोसीन युग आता है तो इयोसीन युग में टेथिस में वलन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं और उस प्रक्रिया के कारण जो उत्थपन की प्रक्रिया संपादित हुई उससे सबसे पहले टेथिस हिमालय बना, नाम दे दिया ट्रांस हिमालय। तत्पश्चात ओलिगोसीन युग में महान हिमालय ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ जिसका भाग कौन है, माउंट एवरेस्ट। ठीक, इसके बाद मायोसीन में मिडिल हिमालय बना और आज से 25 लाख वर्ष पूर्व प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और इसके बाद ये संपूर्ण प्लेट पर एक समान स्थिरता आई। आज से 25 लाख वर्ष पूर्व हिमयुग था, उसके बाद ये निर्माण की प्रक्रियाएं शुरू हुई। तो ये पूरा हिमालयी तंत्र दिख रहा है, ये ग्रेट प्लेन है। ग्रेट प्लेन का निर्माण उसके बाद ही हुआ। और ये निर्माण क्यों हुआ, हिमालयी तंत्र से जो नदियां आई उनके द्वारा निक्षेप जमा करने के कारण महान मैदान बना। और ये प्रायद्वीपीय पठार आप देख रहे हो, पेनिसुलर प्लेटू और इंडियन ओशन है। ये प्लेट लगातार जब इधर से एक दूसरे से टकरा रही हैं तो ये भाग लगातार उत्थपित हो रहा है, लगातार इसमें उत्थपन की प्रक्रिया चल रही। अब जहां तक एवरेस्ट की बात है तो एवरेस्ट जैसा कि हमने देखा कि ये तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है जैसा कि देखा। और महान हिमालय का क्या है, भाग है, ऊंचाई अब डिसाइड कर दी गई।
आज की न्यूज में। अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता कितनी मिलती है इसको हमें देखना है, लेकिन हम जो आज की न्यूज है तो इसकी ऊंचाई बढ़कर 8,848.86 मीटर हो चुकी है। अब ये पूरा का पूरा जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट का नामकरण महान सर्वेकर्ता या सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा। लेकिन इसकी खोज किसने की? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया, जो 1850 के दशक में हिमालय क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य आरंभ कराया था। इनके निर्देशन में ही सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ था। उसी दौरान आइसोस्टेसी यानी समस्थैतिकी का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था प्राट और एरी के द्वारा, इस सर्वेक्षण का ही प्रतिफल है। लेकिन एवरेस्ट चोटी की खोज किसने की तो बहुत कम लोगों को पता है। मैं आज आपको बता दूं कि एवरेस्ट चोटी की जो खोज की गई भारत के महान विद्वान श्री राधा कृष्ण सिकदर के द्वारा। किसके द्वारा? श्री राधा कृष्ण सिकदर के द्वारा, जो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे। तो ये हम जान लें कि जिसको हम विश्व का सबसे सर्वोच्चतम बिंदु मानते हैं माउंट एवरेस्ट, नेपाल में जिसे सागर माथा बोलते हैं, चीन में चोमोलुंगमा या जोमुलुंगमा बोलते हैं, उसकी ऊंचाई बढ़ चुकी है। और ऊंचाई को प्रमाणित किसने किया? नेपाल के सर्वेक्षण विभाग में। नेपाल के सर्वेक्षण विभाग के चीफ सुशील डोंगल ने घोषणा कर दी कि जो ऊंचाई पहले निर्धारित की गई थी 8,848 मीटर, उसमें 0.86 मीटर की वृद्धि हो चुकी है। अब सवाल ये है कि वृद्धि क्यों हुई? तो लगातार भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे की ओर क्या हो रही है? सरक रही है, और दबाव के प्रक्रिया के कारण लगातार हिमालयी क्षेत्र उत्थपित हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि हिमालयी क्षेत्र का सर्वोच्च भाग ही एवरेस्ट है, तो उसमें भी उत्थपन होना एक क्या है? लाजमी। कहने का मतलब कि स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। अब थोड़ा समय आपको कुछ वीडियो के माध्यम से यह भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार से संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र निर्मित हुआ और किस प्रकार से आज भी इसमें उत्थपन की प्रक्रिया जारी है। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ सेंटीमीटर की दर से हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग या संपूर्ण अपना उपमहाद्वीपीय भाग जो है भारत को लेते हुए उत्तर पूर्व की ओर खसक रहा है, और यूरेशियन प्लेट इसकी विपरीत दिशा में आ रही है। लेकिन जब टेक्टोनिक प्रक्रियाएं आक्रामक होती हैं, उस समय ये खिसकाव ज़्यादा हो सकता है। जैसा कि 26 अप्रैल 2015 में लगभग दिन में 1 बजे एक शक्तिशाली भूकंप आया था। तो उस समय भूगर्भवेत्ताओं ने बताया कि उस दिन जो भारतीय प्लेट है लगभग 10 फीट आगे बढ़ गई। तो जब इस प्रकार की भूगर्भिक प्रक्रियाएं होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो संक्रमणीय क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र है, इसमें उच्चावच में परिवर्तन होगा। और ये माना जा रहा है कि अगर हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया देखो तो ये भूसन्नति में निर्मित हुआ है, जियोसिंक्लाइन में। जियोसिंक्लाइन का नाम क्या है? टेथिस सागर। तो टेथिस सागर में जो जियोसिंक्लाइन निर्मित हुई तो उसके विकास की अवस्थाएं, कई अवस्था होती हैं जियोसिंक्लाइन के विकास में, जिसको हम कहते हैं, पहले होती है लेथोजेनेसिस यानी भूसन्नति की निर्माण अवस्था, फिर ओरोजेनेसिस पर्वत निर्माण की अवस्था, और ग्लेप्टोजेनेसिस पर्वत के विकास की अवस्था। तो हिमालय आज ग्लेप्टोजेनेसिस की अवस्था से गुजर रहा है और लगातार इसमें उत्थपन की प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि ये दोनों ही प्लेटें वर्तमान में भी आमने सामने सरक रही हैं और यहाँ उत्थपन की प्रक्रिया संपादित हो रही है। इस प्रक्रिया को कुछ वीडियो के माध्यम से भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखें, जो अभी एस्थनोस्फेरिक पार्ट की बात हमने की थी कि एस्थनोस्फीयर में जो प्लेटों की मूवमेंट हो रही है, देखें यहाँ पर ये दुर्बलता मंडल है और ये समोवनी तरंगे हैं। यहाँ पर 2 प्लेटें जो ये हो रही हैं अपसरित हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर देखो अभिसरण हो रहा है। जैसे वहाँ भारतीय प्लेट अंदर जा रही थी, ये प्लेट जा रही है। तो इसके कारण ये लगातार जो भूपर पट्टी है या क्रस्टल पार्ट है अस्थिर है, और हम लोग जानते हैं कि जो भी क्रस्टल पार्ट है लगातार अनेक प्रकार के बलों के क्या है? प्रभाव में है। तो ये संपूर्ण विश्व
इस प्रकार की प्रक्रियाओं से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखो कि ये प्लेट नीचे की तरफ क्षेपित हो रही है, ये प्लेट ऊपर जा रही, तो इसको यूरेशियन प्लेट समझो, इसको भारतीय प्लेट आप समझे। और ये लगातार प्रक्रिया विश्व में संपादित हो रही, तो जहां भी संक्रमणीय क्षेत्र है वहां पर ये क्या हो रहा है, लगातार ये प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं। कोई भाग उत्थपित हो रहा है, कोई अवतलित हो रहा है, और पृथ्वी भूकंप और ज्वालामुखी के माध्यम से लगातार अपनी ऊर्जा की अभिव्यक्ति कर रही है। इसके बाद हम हिमालय के संदर्भ में देखेंगे। अब देखो, हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया को इस वीडियो के माध्यम से आराम से आप समझ सकते हैं। देखें, ये पेंजिया का विभाजन है और ये अफ्रीका क्रेटेशियस में टूटा, और ये उत्तर पूर्व की ओर प्रायद्वीपीय पठार जा रहा है, प्रायद्वीपीय पठार जा रहा है। और ये देखो, अब ये टेथिस सागर वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर अब ये 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो घटना घटी थी, टेथिस सागर को क्रॉस करते हुए यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से ये प्लेट टकरा गई, और टकराने के फलस्वरूप जो वलन की प्रक्रिया हो रही है, लगातार यहाँ उत्थपन की प्रक्रिया चल रही है। देखेंगे, अपना हिमालयी क्षेत्र अब ऊपर आ गया, इतने ऊपर आ गया कि यहाँ पर आइस लाइन को क्रॉस करते हुए ये अपना एवरेस्ट बना, और ये एवरेस्ट लगातार अभी भी उत्थपन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। तो ये प्रक्रियाएं लगातार चल रही हैं। ये देखें, अपना एवरेस्ट है, जिस पर जब किरणें पड़ती है तो स्वर्ण रंग की दिखाई देती है, और ये तापक्रम व्युत्क्रम की प्रक्रिया के कारण यहाँ पर सतत रूप से कोहरा का निर्माण या बादलों का निर्माण होता रहता है। अब यहाँ देखो, देखो ये टेथिस सागर है, और ये मान लो यूरेशियन प्लेट है, और ये भारतीय प्लेट। दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर कन्वर्जेंट मोशन करते हुए जा रही हैं, और ये टेथिस सागर अब संकुचित हो रहा है, तो संकुचन के कारण यहाँ वलन की प्रक्रिया भी धीरे धीरे संपादित हो रही है। और जैसे ये प्लेटें 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व ये प्रक्रिया संपादित हुई, लेकिन जो उत्थपन की प्रक्रिया थी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये कब शुरू हुआ, ओलिगोसीन से पूर्व इयोसीन में ये जैसे टकराई तो टेथिस हिमालय का निर्माण हुआ, अर्थात ट्रांस हिमालय, जिसका काराकोरम भाग है। इसके बाद धीरे धीरे क्रमशः तीनों सीरीज, अन्य सीरीज कौन कौन, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन जैसा कि बताया कि पूरा हिमालयी क्षेत्र विकास की प्रक्रिया से आज भी गुजर रहा है। कौन सी प्रक्रिया, ग्लिप्टोजेनेसिस। पहले क्या होती है, लेथोजेनेसिस, देन ओरोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस। तो ग्लिप्टोजेनेसिस की प्रक्रिया से आज भी गुजर रहा है, इसमें उत्थपन की प्रक्रिया भी हो रही है, और बहिर्जात प्रक्रमों के कारण ये अपरदित और अपरदित भी हो रहा है, जिसका परिणाम क्या है, आसपास के महान मैदानों का निर्माण। तो लगातार इसी तरह से उत्थपन चल रहा है, लेकिन ये उत्थपन की प्रक्रिया बड़ी शीघ्रता से आपको दिखाई गई, इतनी तीव्रता से इसमें उत्थपन नहीं हो रहा। हाँ, जब ओरोजेनी हुई थी, जैसे अल्पाइन हलचल के दौरान, तो तीव्रता यही रही होगी, लेकिन वर्तमान में ये एक डायस्ट्रॉफिक फोर्स की तरह हमें दिखाई देता है। डायस्ट्रॉफिक फोर्स यानी पटल विरूपणी, जिसका प्रभाव हमें ईगो के बाद दिखाई देता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 1948 में जब भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने बताया था कि इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उसके इतने वर्ष बाद, कई दशक बीत गए, नेपाली सरकार और चीनी सरकार का एक ज्वाइंट मिशन था, तो दोनों के सर्वेक्षण विभाग ने ये घोषणा कर दी कि इसमें 1948 में जो घोषणा की गई थी, जिसकी घोषणा की गई थी 1948 में, मान्यता 1950 में दी गई, तब से ये लगभग 86 सेंटीमीटर ऊंचा हो चुका है। तो इस प्रकार से आपने ये देख लिया, ये यूरेशियन प्लेट, ये भारतीय प्लेट, एस्थोस्फेरिक पार्ट, टक्कर हुई, टक्कर के परिणाम स्वरूप जो संक्रमणीय क्षेत्र है टेथिस सागर वाला, तो चीन की तरफ जो तिब्बत का पठार आप देख रहे हो, उसके उत्तर में क्या है, कुनलुन शान का पर्वत है, ये तिब्बत का पठार है, ये ट्रांस हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय, ये मिडिल हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। ये हिमालय कब बना, इयोसीन में, ओलिगोसीन में, मायोसीन में और प्लायोसीन में। तो इस तरह से अभी भी इसमें उत्थपन की प्रक्रिया चल रही है, और विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है उसकी ऊंचाई में वृद्धि कर दी गई। वृद्धि कितनी हो गई, जहां पहले 8,848 मीटर थी, अब ये बढ़कर हो गई 8,848.86 मीटर। ये सूचना जो दी गई है नेपाल सरकार की तरफ से, उसके आधार पर आपको बताया गया है। धन्यवाद।